हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स वेरी करता है। क्लियर है? लेकिन मोस्टली इसके जो टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मोस्टली इसके जो टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बात करें कोलिजन थ्योरी, आर्नियस इक्वेशन, एक्टिवेशन, एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि केमिकल काइनेटिक क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होती है केमिकल काइनेटिक क्या है कि दो वर्डों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? एक तो केमिकल और दूसरा क्या है? काइनेटिक। दो वर्डों से मिलकर बनी, एक तो केमिकल प्लस में दूसरा वर्ड जो है वो है काइनेटिक। क्लियर? पहला वर्ड केमिकल, दूसरा काइनेटिक। काइनेटिक में अगर बात करें, केमिकल का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक का मतलब होता है कि काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, या बात करें किसी चीज स्पीड, बात करें रेट से रिलेटेड, कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहा है। वो कोई भी रिएक्शन है कि कोई कितनी स्पीड से हो रही है। जैसे सिंपली बात करें, कोई भी रिएक्शन ए से पी में जा रही है, माना हमारा क्या भी कोई भी रिएक्टेंट है, और ये हमारा इस साइड क्या होता है, रिएक्शन के बाद का पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ए से पी में जाने में कितना टाइम लगा, कौन कौन सी चीजें वेरी करती, कितनी देर में होगी, इस चीज को यहाँ तक जाने में कितना टाइम, साथ में इसके साथ कौन से फैक्टर अप्लाई होते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ हम जो केमिकल काइनेटिक में पढ़ते हैं, अगर इसकी बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो केमिकल काइनेटिक क्या होती है देखना। अगर बात करें केमिकल जो काइनेटिक होती है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करो तो इसका नाम आता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच डील्स, अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, इन विच डील रेट ऑफ रिएक्शन, कोमा रिएक्शन mechanism and factor affecting the rate of reaction। क्लियर है? अगर बात है कि कोई भी रिएक्शन, अगर मान लें, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए से वही बात है कि बी में जा रही है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा और कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर हैं जो इसकी स्पीड को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। जैसे कि बात करें, वर्ड आता है इसमें कंसंट्रेशन, अभी जिसके बारे में हम थोड़ी देर में रीड करेंगे। तीसरी की बात कर रहे हैं कि इस डील्स में पढ़ते क्या है, तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट की बात करें, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट की मीनिंग वास्तव में स्पीड होती है, किसी भी रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में जा रही है। दूसरी बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन ए से, मतलब अगर बात करें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के थ्रू किस किस स्टेप से होके गई है, चाहे वो सिंगल स्टेप में भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकती है। थर्डली बात करें फैक्टर अफेक्टिंग, इस लाइन की मीनिंग की जो मैं बात करूं, फैक्टर अफेक्टिंग, यहां से यहां जाने में कौन कौन से फैक्टर अप्लाई हुए हैं, भाई इसके अगर रिएक्टेंट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, या बात करें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, कितनी जल्दी बनेगा, कौन से कैटलिस्ट लेते हैं तो क्या बन, कोई एंजाइम इफेक्ट या सरफेस एरिया इफेक्ट, कई बहुत सारे इफेक्ट है जो इन चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहली हेडिंग जो आती है, दूसरी चीज काइनेटिक किन के लिए पढ़ते हैं, किन रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। सभी रिएक्शंस के लिए हम केमिकल काइनेटिक के थ्रू हम रिगार्डिंग हम कोई भी बातें नहीं करते, मेनली जो करते हैं वो करते हैं स्लो रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन होती है 3 टाइप से हो सकती है। अगर बात करें, एक तो होती है फास्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन, और एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती है। कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि कोई ए से अगर बी में गया है, वो इतनी स्पीड से गया है कि हम यही नहीं पता चलेगा, अगर हमने कोई मिक्स है कोई भी, अगर मान लिया चलो ए प्लस में बी मिलाया और तुरंत सी में कन्वर्ट हो गया, और इतनी स्पीड से हुआ कि पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। ऐसी स्पीड को हम, मतलब उस रेट, उस रिएक्शन की स्पीड को हम डिनोट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो हम फास्ट रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक में रीड नहीं करते। दूसरी आती है वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कि बात है रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर बात करें रस्टिंग ऑफ
आयरन की बात करें, जो कि काफी सालों में होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, इतने लंबे समय में कोई वैल्यूज जो बनती है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको रीड करने के लिए इतनी मतलब वेरी स्लो रिएक्शन बोली जाती है, क्योंकि बहुत लंबे समय में होती है। तो ऐसी को मेजर करने के लिए भी हम केमिकल काइनेटिक में रीड नहीं करते, जो सालों में होती है। लेकिन मेन है कि स्लो रिएक्शन, जो 1 मिनट से लेकर कई घंटों या 5 घंटे, एक दिन, जो स्लो रिएक्शन है, उन चीज़ों को हम किस में मेजर करते हैं, मतलब किन चीज़ों में रीड करते हैं, केमिकल काइनेटिक में करते हैं। तो जो भी दुनिया में अगर बात है स्लो रिएक्शंस है, उनकी सारी का सारे मेजरमेंट है, उनके कंक्लूजन जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ओनली किन के लिए पढ़ने वाले हैं, स्लो रिएक्शंस के लिए। देखिए होता क्या है, हम मेनली बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली हेडिंग है चैप्टर की रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए होता क्या है, रेट का मतलब हम यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हैं। और आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्पीड का फॉर्मूला अगर बात की जाए जनरल मैथमेटिक्स या अगर फिजिक्स अगर बात करें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अगर वेग का आपने क्या होता है, दूरी बटे सम। जैसे बात करा कि कोई कितनी स्पीड से जा रहा है, अगर एक आदमी की बात करें, एक लोकेशन माना ए पोजीशन से वो बी पोजीशन पर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब उसकी रेट क्या होगी। स्पीड की जगह में क्या लिख सकता हूँ, रेट, क्योंकि रेट वर्ड जो यूज होता है वो रिएक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन स्पीड वर्ड यूज होता है वो फिजिकल चीज है, जैसे कि कोई बाइक होगी, मोटर व्हीकल्स होगी, मेनली उसके लिए, इसके लिए भी कर सकते हैं। कोई कार मान ली आपने, एक बाइक मान ली, जो अगर बात है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब बात की जाए स्पीड, तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना भाई, मान लिया 10 किलोमीटर, और ये यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा इसने 1 आवर। तो इसकी भाई स्पीड क्या होगी कि भाई ये है 10 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा है। ये किसकी होगी भी, एज कोई भी बाइक है उसकी स्पीड होगी। ऐसे बात करें किसी रिएक्शन के लिए स्पीड, क्योंकि रिएक्शन के लिए अगर ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब यहाँ से यहाँ किलोमीटर नहीं माप सकते, क्योंकि ये रिएक्शन अगर बात है उसकी, सिर्फ बात किसी रिएक्शन के लिए बात की जाती है, तो वो की जाती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन में पढ़ी है क्या होती है, पर मोल, कोई भी चीज आपने पढ़ी, जैसे मोलरिटी पढ़ी है, मोलिटी पढ़ी है, नॉर्मलिटी पढ़ी है, पीपीएम पढ़ा है, पीपीपी पढ़ा है, जो सारी कंसंट्रेशन यूनिट 11th में पढ़ी है। वही कंसंट्रेशन जो कितने पर मोल और कितने वॉल्यूम में, जैसे कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितने सोल्यूट अगर बात है, कितने ग्राम सोल्यूट जो मिले होते हैं आपने पढ़ी, जैसे मोलरिटी, उसी टर्म से रिलेटेड है कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और किसके साथ, टाइम के साथ। वही चीज क्या होती है आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। भाई सेम अगर बात करें कि अगर बात थिंग के लिए, जैसे बाइक ही कह रहे हैं कितनी दूरी प्लस में उसी के साथ उसी के टाइम, डिस्टेंस और टाइम। लेकिन जब बात की जाती है किसी रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे स्पीड नहीं, डिस्टेंस नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो कंसंट्रेशन डिस्टेंस की जगह तो क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन, नीचे क्या आएगा, वही टाइम आएगा। भाई कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, वही उस रिएक्शन की क्या होगी, स्पीड होगी। पर दोबारा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को ही समझना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। देखना अगर बात है कि हमने पढ़ा है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर है, स्पीड का अगर फॉर्मूले की बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है। ये तो किसी थिंग के लिए, माना कोई ए बाइक है, वो बी पोजीशन पर चलेगी, ये दूरी उसकी 10 किलोमीटर थी और उसने यहां से जाने में 1 आवर का टाइम लिया, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड जो होगी इसकी 10 किलोमीटर पर हावर्स होगी। क्लियर। लेकिन बात करें यही चीज स्पीड किसी रिएक्शन के लिए ले रहे, तो रिएक्शन कभी किलोमीटर दूर नहीं जाती, तो वहां पे जो बात की जाती है उसकी कंसंट्रेशन की बात की जाती है। तो कंसंट्रेशन में अभी यहाँ पे दूरी में डिस्टेंस में चेंज हुआ है, तो यहाँ किस में चेंज लेंगे, इसी में भाई किसमें, अगर बात है सॉरी जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन, और साथ में कितने टाइम में वो चेंज हुई है। तो अगर बात करें जर्नल इसका एक, अगर बात करें लैंग्वेज में इसे मैं टर्म्स को चेंज करूं कि कंसंट्रेशन का जो अगर रिएक्टेंट की टर्म इसकी अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं, इसकी डेफिनेशन की देखना, रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन की बात करें, दी चेंज इन, अगर बात की जाए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, the change in concentration of reactant and product in particular time, in particular या in particular time कह सकते हैं, taken time, in particular time are known as
रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? जैसे कि बात है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब पर्टिकुलर टाइम अगर बात है मैं किसी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है और कितना टेकन टाइम, कितने टाइम में, वही उसकी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर बात करें कंसंट्रेशन को किसमें, भाई सी से डिनोट करते हैं, लेकिन बात आती है जब चेंज के लिए वैल्यू क्या लगाते हैं, डेल, क्योंकि डेल का मतलब होता है उसमें किसी में चेंज। सी तो कंसंट्रेशन, सामने जब डेल लग जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन और कितने टाइम में, तो क्या आ जाएगा, डेल टी। यही क्या होती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। जो कि अगर बात है अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। यहाँ पे कभी लिखा तो प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है। उसका मतलब क्या होता है प्लस माइनस का, ग्राफ से हम समझने वाले हैं। देखना, ग्राफ बनाते हैं, देखना हमने ग्राफ में एक साइड ले लिया कंसंट्रेशन, दूसरी साइड हम बात करते हैं टाइम की। अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हो, जैसे कि हमने अभी रिएक्शन ही ली थी, ए से वो जा रही है बी, माना आपने ए मान लिया, मिल्क मान लिया, सी मान लिया आपने कर्ड। धीरे धीरे टाइम के साथ हमें पता है कि अगर कुछ टाइम मिल्क में हमने अगर यहाँ बटर मीट डाला तो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है। मिल्क की कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे, हम 5 मिनट के बाद धीरे धीरे, क्योंकि मिल्क कुछ टाइम के बाद तो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी, मिल्क की कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, कर्ड में। हमारे पास यहाँ रिएक्शन के इस साइड वाला पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, और इस साइड वाला पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है, क्योंकि अब ये घट रहा है तो धीरे धीरे टाइम के साथ किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है। अगर ग्राफ में बात करूं, अगर ये आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। देखो अगर टाइम इस पॉइंट पे आपने, यहाँ पे टाइम अगर इस पॉइंट पे हमें पता ओरिजिन पे 0 पॉइंट होता है, यहाँ पे आपने मान लिया 1 मिनट, तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ भी 0 1 2 3 4 पहले कुछ वैल्यू होती, धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या होगी, घट रही होगी। क्लियर? अगर इसी ग्राफ में मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बनाऊं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ हमें पता है क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। टाइम के साथ क्या हो रही है भाई, प्रोडक्ट, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता है तो इसकी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होती है, प्रोडक्ट की ओवरऑल क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो ग्राफ कैसा आता है, इस टाइप से आता है। दूसरी अगर दोनों में बनाए, अगर दोनों ग्रुप को हम कंबाइंड बनाए तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इस साइड हम कंसंट्रेशन सेम होगी, इस साइड हम क्या लिखते हैं, टाइम। धीरे धीरे ये वाला जो ग्राफ तो किसके लिए होता है, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जो कि टाइम के साथ इंक्रीज बढ़ती है। लेकिन इसी पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन इसकी कुछ वैल्यू रिएक्टेंट की हो रही होती है, धीरे धीरे उसकी टाइम के साथ क्या बढ़ती हुई, ये आपकी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ग्राफ बनाए कि अगर दोनों में ग्राफ, अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस का मतलब अगर बात है प्लस कब होगा, मतलब वो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात कर रहा होगा, प्रोडक्ट की। पर रेट ऑफ रिएक्शन जब बात करें किसके लिए, प्रोडक्ट के ओवरऑल बात कर रहा है, तो वहां पे वर्ड सामने जो आएगा सिंबल आएगा प्लस आएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, रिएक्टेंट, तो उसके लिए कौन सा साइन आता है, माइनस। प्लस माइनस कुछ अलग चीज नहीं है, वैसे सिंबल है कि वो रिएक्टेंट को शो कर रहा है या प्रोडक्ट को शो कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सबसे पहले अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट करें, यूनिट की बात करें, देखना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर है। अगर बात की जाए, तो एक चीज और भी है, तो रिएक्टेंट में जितना चेंज आता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, अगर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is equal to change in the concentration of product। मतलब सिंपल इस लैंग्वेज से बात की क्या की जा रही है, देखो कोई भी रिएक्शन ए से माना बी गई, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है भाई, प्रोडक्ट। माना हमने फिर से हमने रिएक्टेंट लिया जैसे कि मिल्क लिया, और ये हमने ले लिया जैसे करंट लिया। भाई मिल्क कन्वर्ट होता है डेफिनेटली, आपका दूध जो दही में बदलता है डेफिनेटली।
हमें किसी टाइम पे हमने डिनोट किया है कि भाई हम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई बिल्कुल जब अभिक्रिया स्टार्ट मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं है उस पर इसकी वैल्यू क्या है, मान लिया आपने 1 kg मान, या मान लिया आपने 10 kg, उस वक्त जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो ये कितना होगा भाई 0 kg। क्लियर। t इज इक्वल टू हमने माना कि 5 मिनट में हमने चेक किया, माना ये तो 9 kg था, तो ये कुछ धीरे धीरे कंप्लीट एकदम से नहीं बदलता है, तो धीरे धीरे ये कितना होगा 1 kg मान लिया मे। उसके बाद हम t इज इक्वल टू 1 आवर पे हमने इसके चेक किया, या हमने 60 मिनट पे इसको चेक किया, ये 5 मिनट पे ये 60 मिनट पे हमने चेक किया, तो ये बचा जैसे कि 5 kg, तो ये भी कितना बात बचा 5 kg। अब बात है कि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना है 1 kg, और इसके में कितना इंक्रीमेंट हुआ 1 kg। सेम ये बचा है 5 kg, इसमें कितना घटा, कितना इसमें से कितना कम हुआ है 5, उसमें बढ़ा कितना है 5। जितनी कंसंट्रेशन इसकी अगर बात घट रही होती है उतनी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही होती है। बात की जाए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट अपोजिट इन साइन, रिएक्टेंट के रिगार्डिंग नेगेटिव, लेकिन इसके रिगार्डिंग में कैसे आती है पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, ओनली ये शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा गिरती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है। क्लियर। देखिए इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन की, अभी आपने लिखी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है। एक तो इनिशियल रेट, दूसरी आपकी होती है एवरेज रेट, और तीसरी होती है आपकी इंस्टेंटेनियस रेट। अब बात आती है रेट मतलब इनिशियल, अगर बात की जाए कोई भी रिएक्शन, इनिशियल रेट सिंपल है, बिल्कुल वेरी सिंपल है। माना कि आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन दी है और यहाँ पे आपने टाइम दिया है, कोई भी रिएक्शन जब शुरू होती है, यहाँ पे हमारे भाई टाइम है, टाइम को टी, टी यहाँ पे इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे क्या होता है जब 0 पॉइंट पर जो मतलब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है, मतलब शुरू होने वाली इंस्टेंट, मतलब इसके बाद हमें पता है कि रिएक्शन शुरू होगी, जिस पॉइंट पर मतलब जैसे रिएक्शन शुरू होने वाली उस पॉइंट पर जो रेट होती है रिएक्शन की, वही उसकी क्या होती है इनिशियल रेट होती है। सिंपल मतलब किसी भी रिएक्शन के शुरू होने पर जब t इज इक्वल टू 0 टाइम, जब रिएक्शन शुरू होने वाली है t इज इक्वल टू मतलब 0 समय पर जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वही उसकी क्या होती है इनिशियल रेट होती है। दूसरी बात ये है एवरेज रेट, किन्हीं 2 पॉइंट मतलब बात की जाए भाई किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो रेट होती है भाई, यहाँ और यहाँ से जब इसकी अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितनी अगर बात है कितना रेट में चेंज आया है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अगर बात करते हैं जो रेट की वो कौन सी होती है एवरेज। अब एवरेज को निकालते कैसे देखना, अगर जैसे मैं इसी ग्राफ में समझा रहा हूँ, देखना आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन ली, यहाँ पे वही सेम लिया है टाइम। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट की कोई ना शुरू में अगर बात है कि वो ए से बी में जा रहा है, हमें पता है शुरू में एक ही कंसंट्रेशन होती है t इज इक्वल टू 0 टाइम, क्योंकि जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती मतलब रिएक्शन शुरू नहीं होती तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होता। अब ए कुछ बना है, इस पॉइंट पर जो बना है धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है गिर रही है। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये किसकी कंसंट्रेशन है भाई रिएक्टेंट की, लेकिन हमें पता है उस वक्त जब जिस t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कंसंट्रेशन किसकी रिएक्टेंट की कोई ना कोई थी, उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी 0। पर धीरे धीरे जैसे टाइम घट रहा है तो प्रोडक्ट इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो प्रोडक्ट की टाइम के साथ क्या हो रही है बढ़ रही है। अब किसी भी पॉइंट में बात करें वो अगर ये बोल दे भाई अगर इस पॉइंट पर रिएक्टेंट की ये सॉरी ये किसकी कंसंट्रेशन भाई प्रोडक्ट, बात करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है भाई रिएक्टेंट, इस पॉइंट पर मैंने इसकी जो कंसंट्रेशन मान ली क्या मान ली R1 भाई, उस पॉइंट सेम उसी पॉइंट पर इसकी भी कोई कंसंट्रेशन होगी क्या होगी भाई P1 होगी। सेम अगर हमने बात की इस पॉइंट पर धीरे धीरे तो कुछ टाइम के बाद हमने इस वक्त जो टाइम था वो क्या मान लिया T1 मान लिया भाई। T1 टाइम पर कोई हमने पॉइंट डिनोट किया T0 तो हमारी कौन सी रेट हो जाएगी भाई T0 टाइम पर तो इनिशियल रेट, उसके बाद का जो भी टाइम क्या मान लिया T1 मान लिया। उस पॉइंट पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है R1 और प्रोडक्ट की क्या है P1। थोड़ी देर बाद देखा कि हमने दूसरा पॉइंट लिया, ये तो क्या हो गया R2 हो गया भाई, कंसंट्रेशन धीरे बाद में चेंज हुआ R1 इज डज नॉट इक्वल टू R2 क्योंकि थोड़ी देर बाद की बात कर रहा है, धीरे धीरे हमें पता है इसकी कंसंट्रेशन गिरी होगी, लेकिन प्रोडक्ट की उसी सेम टाइम पे क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या है सॉरी टाइम हम यहाँ डिनोट करें, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर बात करें टाइम T2 पर, T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 और सेम उसी टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी P2।
अब बात की जाए चेंज इन रिएक्टेंट या बात की जाए चेंज ऑफ प्रोडक्ट या बात की जाए चेंज इन टाइम, कैसे डिनोट करेंगे? अगर बात की जाए डेल टी चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कैसे करेंगे, ज्यादा में से कम करें T2 माइनस T1। बात करें चेंज इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज क्या आएगा R2 माइनस R1। बात की जाए चेंज इन प्रोडक्ट P2 माइनस क्या करेंगे, डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। हमें पता है अगर बात की जाए चेंज इन, अगर अभी थोड़ी देर पहले रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर टेकन टाइम। कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की टर्म में बात करूं, अगर बात करते थे डेल रिएक्टेंट की टर्म में बात करूं तो ये था, अगर बात करूं इज इक्वल टू सेम टर्म्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मैं बात करूं इज इक्वल टू डेल पी और डेल। क्लियर? अगर भाई ये वैल्यू है, इस वैल्यू में कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा? सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर आपने लिया है ए से भाई मान लिया बी में गया, ये आपका मान लिया, वही सिंपल ले रहा हूँ मैंने, कर्ड ली, सॉरी ये मिल्क लिया है और ये आपने ले लिया, मतलब एक टाइम t इज इक्वल टू 0 हमें पता है बना ही नहीं होगा, जैसे मान लिया 10 kg, वही सेम प्रोसेस ले रहे हैं, ये कितना होगा 0। इस समय पर ओनली रिएक्टेंट होता है ना कि प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होता है 0 टाइम पर, लेकिन t इज इक्वल टू हमने ले लिया 5 मिनट ले लिया, माना वही कितना होगा, ये कुछ 9 kg कुछ घटा होगा, हमें सिंपली पता धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ा होगा, लेकिन जितना ये टोटल इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। लेकिन बात जैसे t अगर T1 मान लिया ये T2 है, T2 हमने मान लिया जैसे कि 10 मिनट पे देखा तो माना ये बचा 8 kg और ये कितना हो गया 2 kg। अब बात की जाए सबसे पहले T1 पर जो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी हमारे लिए क्या है R1, पर ये हमारे लिए क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2। T2 टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये हमारे लिए क्या है R2। उसी टाइम T1 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये हमारी क्या है भाई P1 और ये दूसरी क्या है भाई P2। T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है P2। अगर बात की जाए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी चेंज इन, देखिए R2 वैल्यू अगर बात की जाए R2 कौन सी, R2 की वैल्यू क्या हमारे पास जैसे 8 माइनस R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 9। 8 में से 9 गएगा, हमें पता है कि वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है। सेम टर्म्स प्रोडक्ट की यहाँ पे वैल्यू कितनी भाई 2, P2 इज इक्वल टू माइनस P1 इज इक्वल टू क्या 1, ये वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव। तो हमेशा रिएक्टेंट की टर्म्स में जो साइन आएगा नेगेटिव, प्रोडक्ट की जो टर्म्स में आएगा साइन कौन सा आएगा सॉरी सही पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका रेट एक्सपेक्टेशन। अगर बात है एवरेज रेट, अगर बात की जाए ये एवरेज रेट का क्या आपका भाई एक्सप्रेशन है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ एवरेज की जब बात करता है डेल वैल्यू आ जाती है तो आर गामा एवरेज भी यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं। क्लियर? एवरेज रेट के बाद तीसरी जो आपकी रेट बच गई वो आपकी बच गई इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो उसको रीड करते हैं, देखना देखिए इसी चीज में अगर बात करें इंस्टेंटेनियस रेट, एक सेकंड में चौक ले लेता हूं भाई। इंस्टेंटेनियस रेट अगर बात की जाए, इंस्टेंटेनियस रेट में होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करें, इंस्टेंट अगर जैसे कोई भी रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम जिसमें लिमिट दे दीजिए कि भाई इसी पॉइंट पे हमें रेट बतानी है, लेकिन T0 नहीं होनी चाहिए। T0 पे तो क्या होती है इनिशियल रेट, कि दो पॉइंट के बीच में जो रेट होती है एवरेज रेट, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट पर किसी की रेट क्या होगी वो उसकी क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट। इस रेट में अगर बात करें गामा इंस्टेंट भी जो लिखते हैं इज इक्वल टू, इसमें एक लिमिट हो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर बात करें डेल टी, वही प्लस माइनस कितना होगा, लेकिन इसमें एक लिमिट दे दी जाती है, जो लिमिट होती है उसमें डेल टी चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कितना कर दिया जाता है 0। भाई यहाँ से इसी पॉइंट को हम T1 कहें, इसी पॉइंट को हम T2 कहें। भाई ये अगर मान लिया हमने यही हमारा T2 है बाकी है और यही हमारा T1, तो दोनों वैल्यू सेम है, एक में से हमेशा क्या आती मतलब लिमिट दे दी कि चेंज इन टाइम कितना होना चाहिए 0। 0 टाइम पर जो लिमिट है मतलब उस किसी भी चीज की जो रेट है ये कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट की होगी, अगर रिएक्टेंट की होगी तो यहाँ पे प्लस माइनस की ओनली क्या आएगा माइनस, अगर ये प्रोडक्ट की होगी तो यहाँ पे क्या आएगा सॉरी प्रोडक्ट की होगी तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये टॉपिक है जिसकी पीडीएफ अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर समझ में इसमें से नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से आप व्यू कर सकते हो, दोबारा से बैक करके रिवर्स करके आप चेक कर सकते हो। इसके बाद एक टॉपिक हो रहा आपका रिलेशन बिटवीन, अगर बात की जाए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर बात है रिएक्शन रेट
या रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकोमेट्री। अभी बात आती है स्टाइकोमेट्री क्या होती है। कोई भी रिएक्शन है इसके लिए आपको दो केस मिलेगा, और ये जो हम पढ़ते हैं स्टाइकोमेट्री केस किसी भी उन इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं जो कि आपकी बैलेंस है, उन इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं जो बैलेंस है। बात की जाए जैसे कि सिंपल मैं रिएक्शन ले रहा हूँ कि स्टाइकोमेट्री क्या है, ए और बी। अब दोनों की सामने कोई भी जो वैल्यू लिखी, इसके सामने क्या लिखा हुआ 1 और इसके सामने क्या लिखा 1। सामने की मोलिकुलरिटी जो होती है उसी टाइप की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री। इसका रेट के साथ क्या रिलेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इससे बहुत सारे सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसको रीड करते हैं। इसमें आपके पास दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, दूसरा बनता है आपका केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होता है, जब रिएक्टेंट और अगर बात की जाए प्रोडक्ट की मोलिकुलरिटी अगर दोनों की क्या रहे उस वक्त सेम रहे, जैसे कि फॉर रिएक्शन आपने लिया है ए प्लस बी से सी प्लस डी, सभी की मोलिकुलरिटी सेम है, बिल्कुल वो सभी की इक्वल है। उस टर्म्स में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, इसकी बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इज इक्वल टू इसके टर्म्स में जो लिखते हैं भाई, अगर डेल इसको डी भी स्मॉल या कैपिटल आप दोनों यूज करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन का ये ए उसकी कंसंट्रेशन ही, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टेकन टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन साइन सामने कौन आएगा, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है। ये किसके बराबर होगी, अगर इसको लिखने का जो रिलेशन है बी की कंसंट्रेशन का जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, इसकी में जो साइन आएगा किसकी, नेगेटिव। रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन यूनिट लिखेंगे इसके रेस्पेक्ट में वो किसमें साइन आएगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट के लिए सेम, अगर इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके सामने क्या आएगा, पॉजिटिव, लिखो ना लिखो पॉजिटिव, लेकिन इज इक्वल टू डी की बी से, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में डी डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है वो उसकी क्या होगी, कैसे डिसाइड करेंगे उसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें सभी की स्टाइकोमेट्रिक 1 थी, ये केस फर्स्ट हो गया जब सभी की स्टाइकोमेट्रिक समान इक्वल हो, दोनों में चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की, सभी में 1 1 हो 2 2 हो या सारी जब बिल्कुल सेम होती है, उस केस में कुछ नहीं लिखना है आपको, सिंपल रेट रिएक्शन, लेकिन सामने प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। उसके बाद करें केस सेकंड कि जब डिफरेंट हो तब क्या होता है। देखो इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं ले रहा हूं भाई ए अगर कन्वर्ट हो गया माना चलो बी प्लस सी, और इसके सामने 1 ले लिया, इसके सामने आपने 2 ले लिया, इसके सामने, अब तीनों की स्टाइकोमेट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट और भी है जो कि काफी लंबा है, हमें ट्रिकी वे पे जाना है, लॉन्ग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना। जैसे मैं सिंपल इसकी स्टाइकोमेट्रिक में लिखते हैं, पहले फिर समझाऊंगा। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हम जो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू लिखेंगे भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है ए, और उसमें कितना चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ क्या है डीबी, और उसमें टाइम के साथ चेंज है, वैल्यू आएगी थोड़ी देर, एक सेकंड रुकना, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टेकन टाइम। इनके सामने दोनों के आगे प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्टाइकोमेट्रिक वैल्यू के रेशियो में चलेगी, इसमें ड्राइव ऐसे हो जाती है कि ये हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी 1/3। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस टाइप से हम इसके लिखते हैं तो तीनों की अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से अगर बात की जाए, तीनों की उस वक्त इक्वल होती है। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल, एक थ्योरेटिकल रूप से हम समझते हैं, माना 1 मोल है तो ये मान लिया हमने 1 kg मान लिया, हमने 10 kg मान लिया, भाई 2 मोल डबल हो जाएगा इसका, 20 kg आपने मान लिया, ये इसका ट्रिपल है तो ये 30 kg मान लिया। ये तीनों इक्वल, भाई ये जब ए बी सी इक्वल कब होंगे, देखना सिंपल, भाई इसको तो हम लिख रहे हैं देखो रेट ऑफ डी, आपने यहाँ पे हमें तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे क्या 1/1 है। इसका जो ऊपर का जो रेशियो इसके साथ मल्टीपल करते हैं 10, और नीचे इसके साथ 1/1 है तो नीचे का क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, इसकी अगर बात करिए कितना भाई 20, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो 10 था आपका, जो 10 वैल्यू ली इसको 1/1 से 1/1 को करो, ये मतलब इज इक्वल टू ये कितना 1/3, और इसकी वैल्यू सी के लिए कितनी भाई 30 इज इक्वल टू 1/3। ये जब इस टाइप से हम किसी को लिखते हैं तब ही हम तीनों को बराबर कह सकते हैं, क्योंकि तीनों का मतलब, इसका भी मतलब 10 हो गया, इसका भी मतलब 10 हो गया, और इसका भी मतलब क्या हो गया 10 हो गया। इस टर्म्स में तीनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब हम इस अगर बात इस टाइप से हम इसे लिखते हैं। तो ये रेट एक्सप्रेशन, एक एग्जांपल और भी देता हूं, जैसे देखना, इसको समझना है, सेकंड वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखना
वापिस से समझा रहा हूँ, देखो ए किस में गया, बी में प्लस सी में। सिंपल देखना, अगर माना इसके भाई हमें 2 हो गए, हमारा 3, अब इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जिसका एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका चेंज कितने टाइम के साथ, रिएक्टेंट की तो सामने क्या आएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टेकन टाइम। उसके सामने की कुछ वैल्यू वो अभी बताएंगे, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आए, इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टेकन टाइम। इसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। इसके साथ अगर बात करें सिंपली वे में, अगर बात करें, इसके सामने जो स्टाइकोमेट्रिक होती है वो इसमें फ्रैक्शन में आ जाती है। क्यों आती है उसको भी पढ़ेंगे। माइनस में इसके सामने 1 है, फ्रैक्शन में कहाँ चलेगी, इसके साइड में अगर बात करें 1 है, फ्रैक्शन में अगर ये जाएगी तो 2 क्या चल जाएगी 2। इसमें अगर बात करें क्या हो जाएगी 1/3। हमने बीच में हर चीज के बीच में इक्वल लिखा है। जब ये इक्वल तभी होता है जब इन्हें फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत आती है। सिंपली सोचिए, देखिए, अगर मान लिया कि 1 मोल हमने मान लिया 1 मोल इज इक्वल टू, मान लिया 10 kg, ये उसका डबल है भाई, ये मान लिया 20 kg, ये ट्रिपल है 30 kg। तीनों के बीच में इक्वल कब लिख सकते हैं भाई, तीनों के बीच में इनकी रेट ऑफ अगर इक्वल है, क्योंकि इसकी डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी, इक्वल कब लिख सकते हैं, इसके अगर नीचे की जो स्टाइकोमेट्रिक है, यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन आपने एक के रेस्पेक्ट में कितनी है 10, उसका फ्रैक्शन 1 इज इक्वल टू डीबी के रेस्पेक्ट में कितना भाई 20, इसका फ्रैक्शन 2। भाई ये कितना, डीसी की कंसंट्रेशन कितनी 30 और उसका फ्रैक्शन 3। ये भी अगर बात करें तो 10 का 10 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10। इस ही अगर फ्रैक्शन में ही लिखते हैं तभी तीनों का एवरेज क्या आता है, वैसा बराबर होता है। स्टाइकोमेट्रिक लिखने के वे, ये आपका कौन सा केस हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद अगर हम बात जो करते हैं सिंपली, अगला जो टॉपिक आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका रेट ला एक्सप्रेशन जो आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूरी की पूरी काइनेटिक की रीड है, मेनली उसके बिना कोई काम नहीं चलता है। तो पहले जो अभी तक जो आपने पढ़ा है फिलहाल इसी की सारी वीडियो, आप इसको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, पीछे से एक बार पुश करके वापस से आप पॉज करके वापस से देख सकते हैं। तो दोबारा एक बार अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें, इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे अपलोड कर दी जाएगी।